नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। और आप सबका स्वागत है किरण शिक्षार्थी मंच पर। आदिकाल की युग प्रवृत्तियां कैसी थी हम वो भी देख चुके हैं, और आदिकाल कितनी काव्य धाराओं में बटा था हम वो भी देख चुके हैं। और आज हम देखने वाले हैं आदिकाल के संबंध में आलोचकों के महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण कथन हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 है, शायद ही भारतवर्ष के साहित्य के इतिहास में आदिकाल के समान इतने विरोधों, स्वतः व्याघातों का युग कभी आया होगा। तो ये जो कथन है ये है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, एक बार और देख लेते हैं। शायद ही भारतवर्ष के साहित्य के इतिहास में आदिकाल के समान इतने विरोधों, स्वतः व्याघातों का युग कभी आया होगा। और ये कथन जो है यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब देख लेते हैं दूसरे कथन को। आदिकालीन साहित्य भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। और यह कथन भी जो है यह भी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, और यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब देख लेते हैं तीसरे कथन को। प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। और यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अब देख लेते हैं चौथे प्रश्न को। वीर गाथा काल का समय महाराजा भोज से लेकर हमीर देव चौहान के काल के कुछ पीछे तक समझना चाहिए। वीर गाथा काल का समय महाराजा भोज से लेकर हमीर देव चौहान के काल के कुछ पीछे तक समझना चाहिए। और यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अब देख लेते हैं आगे। इस काल की साहित्यिक सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसमें कुछ असंदिग्ध है, कुछ संदिग्ध। असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृतभाष हिंदी है। और यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। क्या कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कहते हैं इस काल की साहित्यिक सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसमें कुछ असंदिग्ध है, कुछ संदिग्ध। असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृतभाष हिंदी है। और यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अब देख लेते हैं छठा। आदिकालीन कवि धार्मिकता और ऐहिकता, वीर और श्रृंगार, ईश्वर और मनुष्यत्व के द्वंद्वों का समाहार करने में संलग्न दिखाई देता है। और यह है रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी क्या कहते हैं, आदिकालीन कवि धार्मिकता और ऐहिकता, वीर और श्रृंगार, ईश्वर और मनुष्यत्व के द्वंद्वों का समाहार करने में संलग्न दिखाई देता है। अब देख लेते हैं सातवें कथन में क्या है। आदिकालीन कवि मनुष्य को ईश्वर के रूप में चित्रित करना चाहता है, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो ये कथन भी रामस्वरूप चतुर्वेदी का है कि आदिकालीन कवि मनुष्य को ईश्वर के रूप में चित्रित करना चाहता है, रामस्वरूप चतुर्वेदी। अब देख लेते हैं आठवें कथन में क्या है। आदिकालीन साहित्य में वैविध्य भरपूर है, विषयों का, काव्य रूपों का, काव्य भाषा के आधार रूपों का। आदिकालीन साहित्य में वैविध्य भरपूर है, विषयों का, काव्य रूपों का, काव्य भाषा के आधार रूपों का। तो यह कथन किसका है, यह भी रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। अब नौवां है आदिकालीन साहित्य मुख्यतः प्रेम और वीर रसों से संबंधित है। ये कहते हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। क्या कहते हैं, आदिकालीन साहित्य मुख्यतः प्रेम और वीर रसों से संबंधित है। तो यह कहना किसका है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। और अब देख लेते हैं आगे। आदिकालीन साहित्य परस्पर अंतर्विरोधों का साहित्य है। ये कौन कहते हैं, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आदिकालीन साहित्य परस्पर अंतर्विरोधों का साहित्य है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा।
यहाँ पर एक नोट करने योग्य बात है, आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग शुक्ल जी ने कहा है। शुक्ल जी ने क्या कहा है? आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। अब देख लेते हैं अगले कथन को। 10वीं से 14वीं शताब्दी के उपलब्ध लोक भाषा साहित्य को अपभ्रंश से थोड़ी भिन्न भाषा का साहित्य कहा जा सकता है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक 10वीं शताब्दी से इस साहित्य का आरंभ स्वीकार करते हैं। इसी समय से हिंदी भाषा का आदिकाल माना जा सकता है। और ये कौन कहते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब देख लेते हैं आगे। आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्धों के प्रभावों की मनः स्थितियों का प्रतिफलन है। ये कौन मानते हैं? ये डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं कि आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्धों के प्रभावों की मनः स्थितियों का प्रतिफलन है। अब देख लेते हैं आगे। बौद्ध सिद्ध निरीश्वरवादी थे तो नाथ सिद्ध ईश्वरवादी, इसीलिए वे धर्म प्राण जनता की आस्तिक विचारधारा से जुड़ गए। डॉक्टर बच्चन सिंह। यह सिद्धों के बारे में कथन है। जब टेस्ट वगैरह होते हैं, जो चीजें नोट नहीं करी हुई होती तो मैं उनको जहाँ खाली जगह मुझे दिखती है मैं वहां नोट कर लेती हूँ। ये जो कथन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये सिद्धों से जुड़ा हुआ कथन है, सिद्धों से संबंधित कथन है। तो क्या है? बौद्ध सिद्ध निरीश्वरवादी थे तो नाथ सिद्ध ईश्वरवादी, इसीलिए वे धर्म प्राण जनता की आस्तिक विचारधारा से जुड़ गए थे। तो यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अब देख लेते हैं आगे। भाषा की दृष्टि से आदिकाल को अपभ्रंश का बढ़ाव या विकसित रूप कहने वाले आलोचक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। भाषा की दृष्टि से आदिकाल को अपभ्रंश का बढ़ाव या विकसित रूप कहने वाले जो आलोचक हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। एक कथन और है, यह भी टेस्ट में हुआ था कथन, तो मैंने इसको यहाँ पर नोट कर लिया था। आदिकाल के साहित्य का सबसे बड़ा महत्व इस बात में है कि इससे भारत की सुदीर्घ सांस्कृतिक परंपरा पर प्रकाश पड़ता है। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का ये कथन है। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय कहते हैं कि आदिकाल के साहित्य का सबसे बड़ा महत्व इस बात में है कि इससे भारत की सुदीर्घ सांस्कृतिक परंपरा पर प्रकाश पड़ता है। और ये कहते हैं लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। अब हम आ गए हैं सिद्ध साहित्य पर और सिद्ध साहित्य को हम अगली क्लास से शुरू करेंगे। सिद्ध साहित्य को हम नई क्लास से शुरू करेंगे तो सही रहेगा। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।